Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Path। देखिए ये आज सेकंड वीडियो वेक्टर स्पेस की आज सेम डे रिकॉर्ड हो रही है, बट ये आपको सुबह तक अवेलेबल होगी। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था पिछले वीडियो में, और उससे पहले थ्योरम्स पढ़े थे 4 या 5 थ्योरम पढ़े थे, और वेक्टर स्पेस के कुछ क्वेश्चन लगाए थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे वेक्टर सब स्पेसेस के। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज़ व्हाट स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग अ सबसेट। ये कुछ वैसा नहीं लग रहा जो हम लोग लीनियर रिंग थ्योरी में पढ़ा था, है ना। स्मॉलेस्ट लेफ्ट आइडियल कंटेन्स अ सबसेट ऐसे करके था ना, तो वैसे यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग अ सबसेट। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, छोटी सी लाइन है, याद याद रखिए। इफ़ यू बी अ सब स्पेस ऑफ कैपिटल वी ओवर एफ, मान लेते हैं कि सब स्पेस है ना, विच कंटेन्स अ सबसेट ऑफ वी, दैट इज, मान लेते हैं एक वी का सबसेट है एस और यू उसको कंटेन करता है, एंड यू इज contained in each another subspace of V। मतलब V ओवर F के और भी अगर मेरे पास सब स्पेस बने जितने भी हैं उन सब में U होना चाहिए, साथ ही साथ S U के अंदर होना चाहिए, और S सबसेट है V का। तो ऐसे में जो U होगा, इन सच अ वे U ओवर F इज कॉल्ड द, तब U को क्या बोला जाएगा, स्मॉलेस्ट सब स्पेस। स्मॉलेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि U जो है वो V के बाकी जो दूसरे सब स्पेस बनेंगे उन सब में ये होगा, और S को वो रखता होगा, स्मॉलेस्ट सब स्पेस। ठीक है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S। ठीक है, कंटेनिंग S। ठीक, अच्छा इससे एक बात निकल के आती है, क्या बात है, देखिए तब एक चीज़ क्या कही जा सकती है, दैट S विल स्पैन या जनरेट, एक ही बात है। जो हम लोग वर्ड पहले जनरेट बोलते थे, जनरेट का मतलब होता है बना देना, ठीक है, और स्पैन का मतलब भी वही होता है, स्पैन यू। तो अगर ऐसा कुछ है तो एस विल स्पैन यूर्स को लिखा कैसे जाएगा, दैट इज जो हमारा यू होगा इज इक्वल टू क्या होगा, एक ऐसे ब्रैकेट के अंदर एस लिख देंगे, इसका मतलब क्या हो, जनरेटेड बाई, बताया था ना उसमें भी ऐसा था, दिस इज व्हाट जनरेटेड बाई। देखिए बड़ी ही सेम चीज़ें हैं ग्रुप थ्योरी में, रिंग थ्योरी में, लीनियर अलजेब्रा में, इन सब में काफ़ी सेम चीज़ें हैं। आई बात समझ में। वैसे क्या कहते हैं, जो हमारी लीनियर अलजेब्रा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दिस इज समहाउ ईजी इन कंपेरिजन टू दैट रिंग थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी। ये इजी पड़ती है उनसे, वो आप ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग रिंग थ्योरी से पढ़ते हैं, तो इस कोई किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग थोड़ी टफ होती है, लेकिन जब हम लोग के पास एक इनफ नॉलेज हो जाती है, देन वी आर एबल टू लर्न अनदर थिंग्स विच आर जस्ट जस्ट डायरेक्टली अटैच टू अनदर दैट बेसिस। तो बेस से अगर चीज़ें अगर जुड़ी रहती हैं तो हम लोग चीज़ों को आराम से समझ जाते हैं, इसलिए पहले टफ लगता है। फिलहाल ये बात समझ में आई, ठीक। देखिए एक बात, ये जो आपका ये लिखा होता है, ठीक है, तो इसका मीनिंग भी होता है, आप इसे ऐसे कह सकते हो, वेयर जो हमारा ये ब्रैकेट में एस है, इसका मतलब एक चीज़ और होता है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब वही जो हमने पिछले वीडियो में लास्ट पॉइंट पढ़ा था, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स। अरे भाई उसमें भी फाइनाइट ही था, आपको याद हो, अगर जिन्होंने वीडियो नहीं पढ़ा है एक बार देख लें। उसमें हमने x इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn किया था। तो an मतलब n कोई नंबर होगा तो फाइनाइट ही होगा, तो इसका मतलब होता है ये। अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो कुछ एलिमेंट्स को एक साथ करके हम लोग नया एलिमेंट बनाते चले जाते हैं, और कुछ जो एलिमेंट होते हैं सम एलिमेंट यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो पूरे ग्रुप को पूरे सेट को जनरेट कर देते हैं या स्पैन कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं कि दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर MCQ पर्पस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और देखिए, इसे जो आपने लिखा हुआ है एस को ब्रैकेट के अंदर, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एल ऑफ एस लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट। ठीक है, ये लीनियर स्पैन भी होता है, एक सेट होता है ऐसा जिसमें सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग रख सकते हैं। सो दैट सेट विल बी कॉल्ड एज लीनियर स्पैन ऑफ सेट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब देखिए कुछ थ्योरम्स हैं उन पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए लीनियर जो स्पैन की बात कर रहे हैं उसी पे बेस्ड थ्योरम है। क्या है देखिए, समझिए, थ्योरम है इफ S and T, if S and T are subsets of a vector space V के ये सबसेट्स हैं, देन वैसे ये प्रूफ करने लायक तो नहीं है, लेकिन हम इसको आपको समझा देते हैं, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन तो क्या चीज़ें हम लोग को पता होंगी, क्या चीज़ें हमारे MCQ के लिए इम्पोर्टेंट होगी। देखिए क्या है, पहली बात ये है कि अगर इफ़ लिख देते हैं, इफ़ अगर देखिए ये S और T तो सबसेट है, अगर हम क्या S जो है वो छोटा है या सबसेट है T का, तो S की वजह से अगर कोई लीनियर स्पैन कर रहा है, मतलब S के एलिमेंट को उठा करके लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो पक्का वो भी सबसेट होगा T के बनाए हुए लीनियर कॉम्बिनेशन वाले सेट से। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट देखिए अगर कहता है कि इफ़ S इज़, अगर मान लो S सबसेट था लेकिन हम मान लेते वो इज़ अ सब स्पेस, अगर वो सब स्पेस प्रूफ हो जाए, सब स्पेस ऑफ V अगर ऐसा हो जाए, तो ये तभी हो सकता है जब, ये सब स्पेस तभी बन सकता है जब S का लीनियर स्पैन, ठीक है, अगर S का लीनियर स्पैन ये स्वयं को अगर अपने आप को ये जनरेट कर पाए। क्योंकि भैया बड़ी अच्छी बात आपको पता है, लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी चीज़ है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिविटी, ये सारी चीज़ को लीनियर कॉम्बिनेशन अपने अंदर रखता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस कैन प्रूव सेट एज अ वेक्टर स्पेस। तो अगर लीनियर आपने निकाल लिया, लीनियर सम कर दिया है, तो वो अपने आप को अगर जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो पक्का एक सब स्पेस होगा, तभी वो जनरेट हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता, सिंपल सबसेट होने पे नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और भी पॉइंट है, चलिए देखते हैं, 2 पॉइंट और हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगर मैं कहूँ आपसे कि जो L ऑफ S है उससे जो भी सेट बना है उसको दोबारा हम लीनियर कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें, मतलब 2 बार L लेने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही L काफ़ी है, मतलब समझ पा रहे हैं आप। 10 बार L लगा लीजिए, आएगा एक ही L, मतलब एक ही बार जो बनता है वही बार बार बनता है। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, अगर 2 सेट्स हैं उनका यूनियन ले लिया, जो ऊपर है ना, मिला करके आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो, तो आप अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन ले करके उसको ऐड कर सकते हो और दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन योर MCQ एग्जामिनेशन। ठीक है,
और ये आगे हमारी हेल्प भी करेंगे कुछ थ्योरम जो इंपॉर्टेंट होती है उनको प्रूव करने में, जो एग्जामिनेशन में आ सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट सेट्स क्या होते हैं उनको पढ़ते हैं। सो व्हाट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट्स क्या होते हैं भाई, ये समझते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ पर्पस से पहले स्टार बना दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक। क्या होता है समझिए बात को। अगर हम एक फाइनाइट सेट ले लें, इफ़ S एक सेट ऐसा है जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता है, A1 A2 से लेकर AN, मान लेते हैं n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है। अगर ये इज़ अ सबसेट ऑफ V, मान लेते हैं V का एक ये सबसेट है वेक्टर स्पेस का, देन इट इज लीनियरली डिपेंडेंट LD, ठीक है। इसे LD तब कहेंगे, तब LD कहा जा सकता है इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक सेकेंड, यहाँ के एलिमेंट को A1 A2 ना लेकर के X1 X2 मानना चाहिए अपने को, ठीक है, क्योंकि अगर ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है तो हमें उसी की तरह मानने चाहिए, ठीक है। लिख देते हैं X1, एक सेकेंड, X1 X2 डॉट 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 Xn, और देयर एग्जिस्ट के बाद बोल रहा हूँ कुछ एलिमेंट ले लेते हैं फील्ड के स्केलर्स, A1 A2 से लेकर जितना आपने X1 लिया X1 X2 उतना A1 A2 लो, ठीक है। ये बिलोंग्स टू कर दे रहे हैं फील्ड, ठीक ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट A1 A2 से लेकर AN हमने फील्ड से उठा लिए, एंड अगर आप एक इसको ज़ीरो ले लो, मतलब A1 के साथ X1, A2 के साथ X2 प्लस डॉट 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 ये X2 है, X2 प्लस डॉट 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 AN Xn, अगर आपने ज़ीरो ले लिया, एंड इफ़ अगर आपने इसको ज़ीरो के इक्वल ले लिया इस लीनियर कॉम्बिनेशन को, बट इसे क्या है, इफ़ S इज दिस इज अ सबसेट ऑफ V देन इट इज़ LD इफ़ देयर एग्जिस्ट, ढेर सारे हमने एलिमेंट उठा लिए फील्ड के, एंड इसको मान लिया हमने जीरो के इक्वल, बट ये जीरो कब हो सकता है? जीरो तभी हो सकता है जब इनमें से कुछ चीज़ें ज़ीरो हो, है ना। बात मेरी बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये इसमें भाई जीरो कब आ सकता है? जब सारे जीरो हो, या फिर केवल A वाले जीरो हो, या X वाले सारे जीरो। X वाले सारे जीरो होंगे तब तो फिर सिंपल एक ही एलिमेंट का सब वेक्टर स्पेस बनेगा, तो सारे जीरो तो हो नहीं सकते। वैसे बात यहाँ पे होगी F के एलिमेंट की। अगर कोई एक इनमें से इफ़ बट एनी ऑफ A1 A2 से लेकर AN इज़ नॉन ज़ीरो, अगर कोई एक भी ज़ीरो नहीं आया, जी इक्वल टू ज़ीरो आए, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा रह जाए जो ज़ीरो ना बने, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये जो वेक्टर्स हैं X1 X2 Xn तक ये LD हैं, ठीक है। देन वेक्टर्स आर LD, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और LD। देखिए भाई, अगर A1 A2 A3 में से कोई एक ऐसा बच गया जो ज़ीरो नहीं हुआ, एक से ज़्यादा भी हो सकता है जो ज़ीरो ना हो, अगर एक से ज़्यादा भी हो जाता है तो वो LD होंगे, और अगर सारे ज़ीरो हो गए तो LI होगा, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वो बात लिख देते हैं। बट इफ़ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू डॉट 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 सारे के सारे ज़ीरो आ गए, ठीक है,
लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो करने के लिए अगर सारे के सारे ज़ीरो आ जाए तो ऐसे में वेक्टर्स आर कॉल्ड द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। अब समझते हैं। देखिए, चलिए से रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन आपके सामने, द सेट ऑफ वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स दे रखे हैं ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब तो ठीक है, सही बात, क्योंकि ऑर्डर ट्राइड है ये, ठीक है। ऑफ आर क्यूब इज एल डी। एल डी प्रूव करना है, दैट मीन्स कि A1 A2 A3 जो भी है, वैसे 4 है तो A1 A2 A3 A4 मानेंगे, है ना। तो वो सारे के सारे ज़ीरो नहीं आने चाहिए, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखते हैं, लेट लिखते हैं, 4 स्केलर्स मान लेते हैं। लेट A1 A2, अच्छा आप A1 A2 A3 A4 भी मान सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं। फाइनाइट नंबर है तो ABCD लिख लो, ज़्यादा होंगे तो भैया A1 A2 A3 A4 मानना पड़ेगा। चलो यही मान लो, बिलोंग्स टू R। वैसे आर क्यूब लिखा है, जब ऐसा कुछ लिखा होता है तो उसका फील्ड पक्का क्या होता है, ऐसे केस में फील्ड उसका आर ही होता है जब ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है। फील्ड मान लिया। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि ये क्या होगा, तो चलो अप्लाई करते हैं। देखो, A1 के साथ हमने पहले वाले वेक्टर को अप्लाई कर दिया, प्लस A2 के साथ दूसरे वाले को 0 1 0, उसके बाद A3 वाले के साथ 1 1 और प्लस A4 वाले के साथ वही सारे के सारे लिख लीजिए, या तो प्लेस ही नहीं बचेगी। चलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको बड़ा करके, ठीक है। A4 के साथ क्या है, A4 के साथ, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया छोटा छोटा, ओके। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, जैसा अभी पिछली वीडियो में बताया, देखिए, ठीक है। तो अब जैसे ही आप करोगे, सो पहले वाले में A1 प्लस, यहाँ देखिए अगर A1 आप समझ पा रहे हो तो ये देखिए यहाँ से मिलेगा A1, यहाँ से 0 यानी A2 तो ख़त्म हो जाएगा, A2 नहीं रहेगा, यहाँ से मिलेगा A3 यानी A1 प्लस A3 और माइनस A4 तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, A1 प्लस A3 माइनस A4 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज़ और देखिए, समझिए, ये जो इक्वल टू में 0 लिखा होता है बच्चों, यहाँ पे दिस 0, ये जो 0 है ना इक्वल टू वाला, ये जो यहाँ है, इंडिकेट कर देता हूँ, दिस 0, ओके। यू कैन सी दैट ये केवल 0 नहीं होता है, जितनी पावर यहाँ होती है उतने ज़ीरोज़ ही होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो बड़ा गंदा सा लग रहा है, ठीक है। देखिए, तो ये मिल गया, उसके बाद और क्या मिलना है, और बाकी के भी लिख लीजिए। तो मैं लिख देता हूँ A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 0, उसके बाद A3 माइनस A4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए भाई, इसको सॉल्व करें अगर, ध्यान से देखिएगा, तो इन दोनों जो हमारे सामने इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों को अगर अभी आप सॉल्व करें तो A4 से A4 कैंसिल हो जाएगा, और फिर आ जाएगा A1 A2 और 2 A3। तो करने का फ़ायदा है क्या, देखिए वैसे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण वैसे ट्रिक है, बताऊंगा मैं आगे, लेकिन यहाँ पे बोल देता हूँ। देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 ही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन, कितने इक्वेशन, 3, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हैं, अगर अननोन्स कौन कौन है भैया, अननोन मतलब जो जो हमें फाइंड आउट करने हैं, अननोन क्या है, A1 A2 A3 A4, 4 अननोन है, 3 इक्वेशन 4 अननोन। जब भी ऐसा होता है तो हमेशा LD होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। आई बात समझ में, जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों, एक तो ये तो ट्रिक है,
दिमाग में अगर आपके रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे आपको तो अभी ऐसी ऐसी ट्रिक मिलेगी। तो ये तो एक ये तो अंगड़ाई है, आगे बहुत सारी लड़ाई है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, परेशान ना होइए आप। When you will get our MCQ course, you will get drastic a trick which can drastically change everything। ऐसी ट्रिक मिलेगी कि आपको मज़ा आ जाएगी कसम से। फिलहाल इसको आप जब सॉल्व करोगे, ऑन सॉल्विंग में लिख दे रहा हूँ थोड़ा डायरेक्ट, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट इज A1 इज इक्वल टू 1, सॉरी A1 जो आएगा आपका A1 0 आ जाएगा, A2 जो आएगा आपका -2 आएगा, A3 जो आएगा वो 1 आएगा, और A4 भी 1 आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर A1 A2 A3 A4 में कोई भी एक अगर ज़ीरो नहीं आता है तो LD होगा। तो कोई भी एक ज़ीरो, मतलब कम से कम एक ज़ीरो अगर नहीं आया तो वो LD होता है। तो यहाँ तो ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो नहीं है, तो LD तो होगा, है ना, LD प्रूव हो गया। और यहाँ से देखिए ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, केवल थियोरेटिकल वे में आपको ये आंसर मिल गया। तो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू गिव यू इन MCQ कोर्स। कुछ ऐसा ही मिला है कि आपको मज़ा आ जाएगी बिल्कुल ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको और थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से सीखिएगा, दिस विल ऑल्सो हेल्प इन योर MCQ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, द सेट, एक क्वेश्चन है, देखिए ज़रा ध्यान से। सेट क्या है भाई, 1 ट्रिपल 1 ट्रिपल 1 हो गया, -1 0 1 हो गया, उसके बाद 0 -2 1 हो गया, ऑफ R³ तो है ही, इज़ LI, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव होगा, ध्यान से देखिए। चलिए लेट कर ले रहा हूँ मैं, A1 A2 A3 R में से उठा ले रहा हूँ, और लेट ये भी चल रहा है कि पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस दूसरा वाला प्लस A2 जो है वो दूसरे वाले के साथ, यानी -1 0 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड A3 जो है बच्चों 0 -2 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड आई एम टेकिंग इट एज 0। अब मल्टीप्लाई करो और कॉमन वॉमन लो। आपने जैसे मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट A1 -A2, और A3 तो ख़त्म हो गया। सो A1 -A2 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ नॉट 0, दिस इज़ 0 वेक्टर। तो सब 3 बार 0 होगा, ये मैंने पिछले में बताया। एक इक्वेशन ये मिल गई, ठीक है। उसके बाद एक क्या मिलेगी, A1 A2 ख़त्म हो जाएगा, -2 A2 इज इक्वल टू 0 मिला। दूसरी इक्वेशन मिली, तीसरी A1 + A2 + A3, ये भी 0 मिल गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ करना फ़ायदेमंद होगा क्या, बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा। देखिए कैसे आप इसको अगर सॉल्व करें, देखिए सिंपली माइनस कर दें। अगर आप माइनस करेंगे तो A1 से A1 ख़त्म, A2 की वैल्यू आ जाएगी 0, और A2 की वैल्यू 0 आई तो आप उठा के किसी में भी रखेंगे तो A1 भी 0 हो जाएगा, A2 A1 दोनों 0 हो गए, इसमें उठा के रखिए तो A3 भी 0 हो गया। मतलब कुल मिला के सब के सब 0 हो गए। आप लिखेंगे ऑन सॉल्विंग, जैसे आप सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया, सॉल्व करना आप लोग को आता होगा, आप सभी लोग तो प्रो हो गए इन सब चीज़ों में। ठीक है, ऑन सॉल्विंग A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 3, हेंस द वेक्टर्स आर व्हाट, वेक्टर्स हो जाएंगे हमारे LI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, द सेट एक सेट ले रहे हैं E1 E2 ... EN, अगर इसे ले लें ऑफ R⁴n। यहाँ पे E क्या है, E वही है अपनी आइडेंटिटी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, लिखा हुआ है वैसे बताता हूँ क्या, वेयर E1 जो है वो हमारा
1,0,0 कितने जीरो, सारे जीरो, पावर n है ना, तो ये n टपल है बच्चों। अच्छा ठीक है, तो E2 क्या होगा, E2 होगा दूसरी पोजीशन पे 1, पहली पोजीशन पे 0, दूसरी पोजीशन पे 1, बाकी पोजीशन पे 0। ऐसे करते करते En क्या होगा, En होगा आखिरी पोजीशन पे 1। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो सेट है इसे हमें Li प्रूव करना है, इज Li अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए बिल्कुल वैसा ही है ये भी। देखिए भाई इसमें भाई A1 A2 लेट कर लीजिए, बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे क्या करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो A1 के साथ आपका E1, A2 के साथ E2 प्लस डॉट 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 AN के साथ EN इज इक्वल टू 0। 0 वेक्टर वाला है, मतलब इसमें भी n 0 होंगे, ऐसे करके लिख लो, मना तो कितनी बार, n बार 0। तो अब अगर रिलेट करें, अब ध्यान से इधर देखिए, E1 यहाँ ना देखकर यहाँ देखिए, इसमें A1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो A1 मिलेगा, और A2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे करते करते सब में मल्टीप्लाई करेंगे, सारे 0 होते हैं, क्योंकि पहली प्लेस सिर्फ यहाँ पे 1 है, बाकी सब जगह 0 है। तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, सब जगह से मिलेगा सिर्फ एक ही चीज़, विच इज़ A1। सो A1 के सामने सीधे सीधे 0 आ जाएगा, A2 के सामने सीधे सीधे 0 आ जाएगा। ऐसे करते करते जितने मिलेंगे सबके सामने 0 हो जाएगा। बस एक लाइन और लिखनी थी कि E1 E2 की वैल्यू रखनी थी, और फिर जैसे कंपेयर करेंगे 0 के बराबर आ जाएगा। हैंस इट इज़ वॉट, Li प्रूफ हो गया, है ना। ऑल A1 A2 A3 सारे 0 हैं, दैट्स वाई द सेट कंटेनिंग E1 A2 अप टू En एलिमेंट्स विल बी Li। ओके, चलिए आगे कुछ थ्योरम्स हैं Li और LD को लेकर के, उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, या जो इम्पोर्टेंट उनको सीख लेते हैं। देखिए भाई उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, सो लेट्स प्रूव देम और अंडरस्टैंड देम ऑल। ओके, सो फर्स्ट क्या है, अ सेट कंटेनिंग ऑफ अ सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर। अगर एक ही सेट है, एक ही एलिमेंट है, सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, इज ऑलवेज Li। ठीक है, हाँ सिंगल के साथ साथ एक चीज़ और लिख लीजिए, सिंगल लेकिन कैसा एलिमेंट होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। अगर वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो बड़ी सिंपल सी बात है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कैसे, अगर एक सेट है, ठीक है, उसके अंदर एक एलिमेंट है लेट्स से एक्स, और आपको ये मान लीजिए एस है, ऐसे एक एलिमेंट, आपने एक ए उठाया फील्ड से, फिर आप क्या कर रहे हो, लेट कर रहे हो, क्योंकि आपको Li LD प्रूफ करना है, तो आपने ए के साथ एक्स को मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। अब ये बताइए, मैथमेटिक्स की एक थ्योरम होती है कि दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आता है जब उसमें से कम एक 0 हो। अब हमने बात तो ये कह दी कि x तो 0 है ही नहीं, क्योंकि नॉन ज़ीरो लेना है, दैट मीन्स जो a होगा वो तो 0 ही आएगा। अब कुल मिला के एक ही a लेना पड़ा, और वो भी 0 ही आ जा रहा है, सारे a 0 हैं, तो कुल मिला के क्या होगा, Li। तो आप ऐसे स्टेटमेंट को याद रखिए कि द सेट कंटेनिंग ओनली सिंगल नॉन ज़ीरो एलिमेंट विल ऑलवेज बी एन Li। ठीक है, अगला देखिए, अगला थ्योरम क्या है, छोटी सी थ्योरम है, ये कभी पूछी नहीं जाएगी प्रूफ के तौर पर, हाँ MCQ के तौर पर जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, दे देगा एक सेट, उसके अंदर दे देगा 1, और कह देगा ये एक वेक्टर है। ठीक है, और वेक्टर है, अगर एक ही एलिमेंट है, सिंपल सी बात है, तो वो क्या होगा, हमेशा Li होगा। और MCQ में 4 उसके ऑप्शन बना दिए जाएंगे, वो तो आप उसको देखेंगे जब आपको MCQ कोर्स दिया जाएगा, then you will definitely see that कि how the question will be asked and how the question will be prepared in your examination and how you will answer that। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 क्या है, अगर एक सेट है हमारा ऐसा, द सेट इन विच ओनली ज़ीरो एलिमेंट इज़ देयर, मतलब आप कह सकते हो कि सिंगलेटन सेट है हैविंग ज़ीरो एलिमेंट इज़ ऑलवेज LD, ये LD ही होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, कैसे, अब आप जब A लोगे F से और उसका आंसर करोगे, ठीक है, आंसर करोगे तो कैसे लिखोगे, a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 0। देखिए भाई आपको वेक्टर तो 0 हो गया,
आपको ए को जीरो लेने की ज़रूरत है क्या? यहाँ से निकल के आती है बात कि ए नॉन ज़ीरो लोगे तो भी चलेगा, तो जब नॉन ज़ीरो लोगे तो भी चलेगा, तो भैया क्या होगा, एल डी यही तो कहता है कि कम से कम एक भी अगर फील्ड का एलिमेंट ज़ीरो नहीं होता है, दैट मीन्स दैट सेट विल बी एल डी। तो एल डी हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये MCQ पर्पज़ पे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए थ्योरम नंबर 3, ये तो पूछा भी गया है पहले जब क्या कहते हैं एग्ज़ाम होता था उस तरीके से, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप, तो उसमें पूछा गया है इसका प्रूफ कि अ सेट कंटेन्स अगर कोई एक ऐसा सेट है कंटेन्स एट लीस्ट वन ज़ीरो वेक्टर। अगर एक ऐसा सेट है जिसमें कम से कम एक वेक्टर ज़ीरो वेक्टर हो कम से कम, देन अगर कम से कम उसमें एक x की वैल्यू ज़ीरो हो, इसका मतलब उसके लिए प्रॉपर उसके लिए हमें a को ज़ीरो नहीं करना पड़ेगा, देन इट इज़, तो वो सेट जो होगा वो पक्का LD होगा। कैसे, समझ लीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर आपने इसका प्रूफ समझा है कुछ इस तरीके से, चलिए बता ही देता हूँ प्रूफ, वैसे है 2 लाइन का, चलिए ठीक है। देखिए आया हुआ है तो चलिए बता ही दिया जाता है। तो हमने क्या किया, एक सेट ले लेते हैं S x1 x2 से लेकर फाइनाइट सेट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लेट कर लिया हमने, लेट एक कोई ऐसा एलिमेंट है एक्स आई कर देते हैं जो कि ज़ीरो है, सॉरी ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो नहीं, ज़ीरो है। ठीक है, तो आप जैसे इसमें इन सब में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे आप, और लीनियर कॉम्बिनेशन को ए आई एक्स आई भी आएगा कहीं ना कहीं, प्लस डॉट 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 AN XN भी आएगा कहीं ना कहीं। इस वजह से आप ज़ीरो लोगे तो आप कहने लायक रहोगे कि जो अगर आपने XI ज़ीरो लिया है तो बिकॉज XI इज़ ज़ीरो, तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको AI जो है उसे ज़ीरो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम एक A वाला टर्म ज़ीरो नहीं है, तो पक्का क्या होगा, LD होगा। एक से ज़्यादा मिल जाएगा तो बात ही अलग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शांत रहो, हेलो, देखिए थ्योरम जो है इसके बाद वो ये बोल रहा है, अच्छा बताइए कोई LD सेट है, पहले से ही ऐसा सेट है जो LD है, तो उसका अगर सुपर सेट बनाओगे, मतलब उसी के एलिमेंट में कुछ और एलिमेंट ऐड करोगे, तो वो LD से बड़ा सेट भी LD ही होता है, और LI से छोटा सेट भी LI होता है। बात समझ में आई? LI से बड़ा सेट बनाओगे तो LI बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन LI से छोटा सेट हमेशा LI होता है, LD से बड़ा सेट ऑलवेज LD होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम है, ये जो दोनों तीनों बोला मैंने, ये तीनों थ्योरम है कि एवरी सुपर सेट ऑफ LD सेट इज ऑलवेज एन LD। ठीक है, कैसे होता है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर वो पहले से LD है तो उसमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट ज़ीरो नहीं होगा, अब उसमें और एलिमेंट जोड़ दे रहा है तो भी नहीं होगा। देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, बता देता हूँ मैं प्रूफ। ठीक है, आपने लेट किया, आपने किया बिकॉज ऐसे एक सेट है, ऐसे एक सेट है जिसमें मान लेते हैं के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इज़ LD मीन्स व्हाट, अगर मुझे इसके साथ ये करना पड़े, हाँ कहाँ तक लेना है, A के X के, अगर ये ज़ीरो है तो इम्प्लाइज दैट एट लीस्ट वन ऑफ A1 से लेकर के A1 A2 से लेकर के AK तक इज़ नॉन ज़ीरो, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होगा। तो ये बताइए अगर इसमें और भी आप सुपर सेट बनाएंगे तो और एलिमेंट ले लेंगे, तो ले लीजिए। देखिए नाउ सुपर सेट ऑफ S इज़ S डैश कर लीजिए,
और उसमें कुछ एलिमेंट देखिए x1 x2 से लेकर आपने कहाँ तक ले गए xk तक, फिर और बढ़ाया आपने xn तक बना दिया, तो कोई बात थोड़ी है। आप फिर नया लेंगे, फिर नया क्या लेंगे कि भाई a1 के साथ x1, a2 के साथ x2, ऐसे लेकर के पहले आप a के तक पहुँचाएंगे x के तक, फिर और आगे बढ़ाएंगे n और xn इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये तो अर्लियर प्रूव्ड हो चुका है, अर्लियर प्रूव्ड है दैट एनी वन ऑफ a1 a2 से लेकर ak तक इज़ नॉन ज़ीरो, इनमें से कोई एक कम से कम एक नॉन ज़ीरो है। तो अभी भी तो वही बात होगी, तो अभी भी क्या हो जाएगा, ये LD हो जाएगी, है ना, ये अभी भी LD है। तो सुपर सेट ऑफ LD सेट इज़ ऑलवेज LD। आगे बढ़िए, अगली थ्योरम उतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। कुछ आप देखिए, नोट्स देख लीजिए, ठीक है, आप समझ गए कैसे प्रूव करना है। तो नोट नंबर 1 क्या है, देखिए देखिए अब 2-3 नोट्स में समझ लेते हैं। नोट नंबर 1 क्या है, देखिए, इफ़ x1 x2, अगर एक सेट हमने ले लिया जिसमें x1 x2 से लेकर के मान लो xn एलिमेंट है और वो LD है, अगर ये LD है देन उसमें अगर हम एक एलिमेंट और बढ़ा दें, ठीक है, एक और एलिमेंट हम बढ़ा दें, एक सेकेंड, अगर LD नहीं Li कर लो इसको, अगर ये पहले से Li है, ये एलिमेंट, ये वाला सेट अगर Li है, ठीक, तो आपने अगर उसमें एक एलिमेंट बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद वो विल बी LD, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ, तभी होगा ये ऐसा काम जब x क्या हो, x उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू a1 x1, ठीक, प्लस a2 x2, अगर एक बढ़ाने के बाद जो आपने बढ़ाया है वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाए के रूप में लिखा जा सके, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा LD हो जाएगा। अब ये आगे सीखेंगे ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट देखिए, क्या पॉइंट है, देखिए देखिए इसी को एक वर्ड और तरीके से लिखा जा सकता है कि कोई भी सेट LD तभी बनता है जब उसका कोई एक एलिमेंट उसके प्रीसीडिंग, उसके पहले के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। तो यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर इसके पीछे सबका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, और अगर हम इसमें एक और वर्ड ऐड कर देते कि एनी सेट इज LD इफ any element is linear combination of, LC मतलब linear combination of its preceding vectors, preceding मतलब उसके जस्ट पहले के वेक्टर्स पे, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, वो भी एक थ्योरम ही है और मैं पॉइंट की तरफ से समझा देता हूँ। तीसरा है ना, ठीक, अगर कोई सेट Li है, ठीक है, if any set is Li, अगर कोई एक ऐसा सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन आफ्टर रिमूविंग, अगर हटाने के बाद, रिमूविंग सम वेक्टर्स, अगर कुछ वेक्टर्स उसमें से हटा दिए जाए उस सेट में से, इट रिमेन्स Li, वो वापस से Li ही रह जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, जब पहले Li था तो सारे के सारे a1 a2 a3 a4 सब जीरो थे, आपने कुछ वेक्टर हटा दिए तो a1 a2 भी कुछ कम हो गए होंगे, तो पहले भी सारे जीरो थे, हटाने के बाद तो बाकी के जीरो थे ही ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। अब देखिए सेकेंड एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है इसकी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यहाँ तक में आपको जितना पढ़ चुके हैं आप, उसमें से कम 3 से 4 आपको MCQ इसी में से मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिस और डायमेंशन पढ़ेंगे इसका,
ठीक है, बेसिस और डायमेंशन पढ़ेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग भी बनता है और शॉर्ट भी बनते हैं। डेफिनेटली यू विल गेट वन लॉन्ग आंसर इन योर एग्जामिनेशन एंड एटलीस्ट 2 MCQs with this point, basis and dimension, ठीक है। So next video will also be helpful and very important for your examination, so try not to leave those videos, ठीक है, and share this videos to your friends। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, MCQ कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, विच इज़ डेफिनेटली ऑफ 200 रुपीज़ फॉर starting 100 members, and after that it will be increased by 50 rupees and it will become 250। 101 से आगे के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे दे विल गेट इट विद 250 रुपीज़, एंड यू नो वेरी वेल इस पर वीडियो मैं 102 दिन में बना दूंगा, और ये बताने वाला हूँ कि आप लोग को कब तक उसमें इनरोल कर लेना है। दैट्स वाई आई कैन मेक इट थोड़ा जल्दी बना लूँ और आपको अवेलेबल करा दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल रुपेश मिश्रा के साथ मैथ वैथ पर। थैंक यू।